के दम को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले शरवलंबितं भुजंग तुंगमालिकां धमक 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 निनादमण्डमर्भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवः। आपके प्रश्न का जवाब है भगवान शिव। भगवान शिव की वजह से बचा हुआ। आगे पूछिए। सुंदर है, इतना सुंदर बोलने के लिए बहुत आभार आदरणीय अखिलेंद्र जी। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है, हम सबके मस्तिष्क में आ रहा है, अभी अग्रज ने बहुत बढ़िया सवाल किया भी जब सत्या भी आए थे कि करवतही में बैठा हुआ कोई लेखक मुंबई में राइटिंग करना चाहे तो कैसे करेगा, उसमें आपका क्या सहयोग होगा? आप जैसे महनीय सिवान के बेटों का क्या सहयोग होगा जो पश्चिम में जाकर पूरब की धौंस जमाए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? कोई किसी का सहयोग नहीं करता। मनुष्य को स्वयं का सहयोग करना स्वयं सीखना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि ने सबको बराबर इच्छा शक्ति दिया है, सबको बराबर आत्मविश्वास दिया है, सबको उतना ही कर्म करने का अधिकार दिया है। आवश्यकता है कि उस शक्ति को इस्तेमाल करें। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपने आत्मविश्वास को, अपनी कर्मठता को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति को, हमें जो मिल गया उसी में खुश हैं। इतना काफी नहीं है, हमें और कर्म किए जाना है, क्योंकि कर्म प्रधान सृष्टि है। कर्म प्रधान, ये याद रखिए। तो जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। दादा तो पंडित का करी ठोकनी के देखा ना, बड़ा के बाद से आगे बढ़ गई। 4 किता मकान हो गई, 6 गो ट्रैक्टर बा, 100 बीघा खेत की मिल। अरे वो कर्म में प्रारब्ध भोग का जो चर्चा किया है उन्होंने, वो क्या है? वही है, वही गई राम रची राखा। तो करते क्या है? सब कोई कहेला वही है, वही गई राम रची राखा, रामे रचले बारे। बाकी का 2 लाइन सब मिटा देता है, बोलते ही नहीं। वही है, वही राम रची राखा के पहले का जो 2 लाइन है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा, ये कोई बोलता ही नहीं है, बताता ही नहीं है कि जो है वही कर्म है और कर्म ही भाग्य है। हमार तो किस्मत फूटल बा, कुछ भइबे ना कइल। हमनी के किस्मत में नहीं खे कि गाड़ी घोड़ा पर चढ़ल जाओ, हवाई जहाज पर चढ़ल जाओ। हमनी के किस्मत नहीं कि ट्रैक्टर खरीदल जाओ, लड़कन के अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ावल जाओ। अरे किस्मत क्या है? जो आप कर्म कर रहे हैं वही किस्मत है, उसी किस्मत का फल है। आज ये सदा निरा ये जो महोत्सव हो रहा है, करता हुई बाजार इस गांव में देहात का पहला लिटरेचर फेस्टिवल है। और अभी अभी ये पूर्व सत्र में ऐसा प्रश्न उठा, पांडे जी ने प्रश्न किया कि सर्वेश तिवारी जैसे लोग पैदा कैसे होंगे। तो यहाँ जो ये 200, 300, 400 लोग जो बैठे हुए हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि इस साल इसमें से 100 लोग सर्वेश तिवारी बन जाए। नहीं, अगर इस महोत्सव से एक बच्चे पे भी प्रभाव पड़ गया, इस महोत्सव में एक बच्चे पे, तो वही सर्वेश तिवारी बनेगा। सिर्फ एक बच्चा चाहिए। अब वो कौन बच्चा होगा वो अपने खुद तय कर ले। इस होने वाले सारे सत्रों का, इस लिटरेचर, इस साहित्य महोत्सव का प्रभाव किस बच्चे पे पड़ता है, वो बच्चा कौन है? सिर्फ एक बच्चा चाहिए।
या बैठे हुए 100-200 जो लोग हैं उसमें से 100 लोग नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। परिवर्तन के लिए एक ही काफी है। एक चंद्र तमोहंती न चितारा गणा, एक ही चंद्र का चंद्रमा अंधकार दूर करने के लिए काफी है। इतने सारे तारे क्या करेंगे? चर्चा हो रही है ना सर्वेश तिवारी की। चौथा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है देहात का, पहला भारतवर्ष का पहला देहात का लिटरेचर फेस्टिवल। उसके बाद ये भी बात हो रही थी, मैं ये पूर्व सत्र का अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूं, मैं प्रियंका जी क्षमा चाहूंगा। ये भी बात हो रही थी कि साहित्य क्या है, साहित्य कट तो नहीं गया है, साहित्य से ये। समस्या यह है कि साहित्य का प्रावधान हमारे शिक्षा प्रणाली में ही नहीं है। साहित्य से जुड़ने का जो प्रावधान है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में है ही नहीं। और जो रहा सहा था 1 दशक पहले, 2 दशक पहले, वो भी हटा दिया गया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नाम पे। महापुरुषों को हटाया जा रहा है। बच्चों का आदर्श कौन बनेगा? नई पीढ़ियों का आदर्श कौन बनेगा? वो हम में से ही खड़ा होना पड़ेगा। सर्वेश तिवारी जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और ये भी समझना होगा कि साहित्य क्या है। केवल कहानियां पढ़ लेना, उपन्यास पढ़ लेना, कविताएं पढ़ लेना, क्या केवल यही साहित्य है? और ये जो साहित्य है जो 24 घंटा साथ में है, कोई 3 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, 5.5 फीट का है, इस साहित्य को कब जानिएगा? कब जानिएगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शरीर को पढ़ाना हो तो कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, जो डॉक्टर बनेगा वही शरीर पढ़ेगा। क्यों भाई? शरीर से बड़ा साहित्य नहीं है, याद रखिए। आपके मस्तिष्क से बड़ा कोई साहित्य नहीं है। लेकिन शिक्षा प्रणाली ने मस्तिष्क को मेडिकल साइंस में डाल दिया। मस्तिष्क के साहित्य को पढ़िए। वो बच्चों को बताना जरूरी है कि मस्तिष्क क्या है, कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम क्या है। क्यों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों अवसाद में जा रहे हैं, क्यों तनाव में जा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं? उसका कारण यह है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को नहीं जानते। नर्वस सिस्टम आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम, क्या बोलने से क्या एक्टिवेट होता है। बिना मतलब के लोगों की शिकायतें चलती रहती हैं, बिना मतलब की गालियां बकते रहते हैं, बिना मतलब की चीजें होती रहती हैं। मनुष्य एक यंत्र है, एक यंत्र है, और इस यंत्र को चलाने वाला कोई और है, और वो सिर्फ श्वास है। श्वास। क्या हम श्वास लेना भी ठीक से जानते हैं? क्या हम श्वास के साहित्य को भी जानते हैं? हम श्वास के साहित्य को नहीं जानते। सिखा दिया गया श्वास फेफड़े से लिया जाता है? अब पेट से श्वास नहीं लेते कोई भी, नाभि से श्वास नहीं लेता कोई भी। हर आदमी जो है वो फेफड़े से श्वास लेता है। हर आदमी समझता है यहीं से श्वास, नहीं, श्वास नाभि से लेना है। याद रखिए, नाभि से आप श्वास लीजिए। बच्चा जब मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसको उसका श्वास नाभि से मिलता है। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाड़ ही काटा जाता है जब इस धरती पे आता है। और जैसे नाड़ कटता है वो श्वास प्रक्रिया बंद होता है और प्राकृतिक श्वास प्रक्रिया शुरू हो जाता है। नाभि, याद रखिए। तो इस साहित्य को जानना है कि मस्तिष्क का साहित्य क्या है, श्वास का साहित्य क्या है, बोलने का साहित्य क्या है, बोलते कैसे हैं, नाद क्या है,
नक्षरंते अक्षरा, जिसका क्षय ना हो, शब्द ही ब्रह्म है। तो ये साहित्य जानना पड़ेगा पहले। इस साहित्य को बच्चों को बताना आवश्यक है। बच्चे आजकल तो पूरा दुनिया सिमट गया है, बच्चों के पॉकेट में मोबाइल है, कितना भी डांटिएगा उधर जाके बगल में सड़क के पीछे बगीचा में बैठ जाएगा, पूरा टोली बना के वो रील, आजकल रील चल रहा है। अब भोजपुरी का तो गाना कमाल हो गया आजकल, खूब बातें चल रही है भोजपुरी के गाना। कल हम जिस होटल में ठहरे हुए तो वहां भी बज रहा था, 1 बजे तक सोने नहीं दिया, वहां भी यही चल रहा था। ये क्या है? साहित्य से कटना है। साहित्य से कटना ये है कि स्वयं को नहीं जानना, स्वयं के साहित्य को पहले जानना है, अक्षर को पहचानना है। बोलते कैसे हैं, आहत क्या है, अनाहत क्या है। नाद की बातें तो सभी करते हैं, क्या है आहत नाद और क्या है अनाहत नाद। अनाहत जो बिना आहत के प्रकट हो। हिंदी वर्णमाला में जो 33 अक्षर हैं और जो 16 तन्मात्राएं हैं, उसमें से क्या आहत है, क्या अनाहत है। वही नाद हो इसका आहत ना हो। कोई आहत हुआ, जीभ कहीं पे टच किया, करके देखिए, तालु में, मूर्धा में, दंत में, होष्ट में, क ख ग घ, जीभ सब जगह टच कर रहा है अंग। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जहां जीभ का कोई काम नहीं है। ये है अनाहत। ये हो नाद, जहां से सृष्टि की रचना हुई है, वही है ओम। वो ओम ही है जड़। नाद के बिना, बृहद संहिता में मतंग ऋषि ने कहा है कि नाद के बिना कुछ नहीं है। सबकी उत्पत्ति नाद से हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई है। जब पर ब्रह्म जो है अकेला महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले नाद की ही उत्पत्ति की थी। तो क्या ना, जब मुंह पूरा खोलिएगा अ हो गया, मुंह को छोटा करते जाइएगा ऊ हो जाएगा, और दोनों ओठ बंद हो गया म हो जाएगा। हुआ, ओम हुआ, कोई घर्षण हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाकी हर वर्णमाला के हर अक्षर में ये है कि इस साहित्य को बोलना क्या है, श्वास क्या है, मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। ये साहित्य को समझना पड़ेगा। पूरे 11 महीने में आप नए हो जाते हैं, आपका शरीर नया हो जाता है। पूरे 11 महीने सारे सेल्स बदल जाते हैं, सिर्फ 11 महीना। क्योंकि प्रतिपल सेल्स आपके शरीर के जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। प्रतिपल 11 महीने में सारे सेल्स नए हो जाते हैं। इसलिए 11 महीने पहले जो आप होते हैं, 11 महीने बाद आप नहीं होते। आप किसी से साल भर के बाद मिले, आप खुद ही कहते हैं, कहा रे तुम तो बदल गए भाई, का कही हेलो हो, बड़ा बदल गई बा हो, बड़ा भयंकर हो गई बा, अगर बातचीत करे ये क्या कारण है। हेलो, क्योंकि सारे सेल्स नए हो गए। हाँ बोले। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इस शरीर में। काकड़ी काट बाटे कर लो कितने सेल्स हैं? इस साहित्य को जानना है। असल साहित्य ये है। ठीक बा। ये तो कविता, कहानियां, उपन्यास, ये सब बहुत बाद में है। ये समाज का एक दर्पण है कि समाज में ये चीज हो रही है, लिखा जा रहा है। राजनीति में ये हो रहा है, लिखा जा रहा है। सृष्टि का ऐसा कुछ है, इसलिए लिखा जा रहा है। चिड़िया ऐसी चहक रही है, फूल ऐसे खिल रहे हैं, हवा ऐसे चल रही है। ये वो बातें हैं। लेकिन असल साहित्य को जानना होगा
जिसका प्रावधान शिक्षा प्रणाली में नहीं है, हर माता पिता को ये अपने बच्चों को बताना होगा, तब जाकर बच्चे तनाव मुक्त होंगे, अवसाद मुक्त होंगे, चिंता मुक्त होंगे और आत्महत्याएं बंद होंगी और बच्चे घबराएंगे नहीं। धन्यवाद। ये मेरे हिसाब से साहित्य की परिभाषा है। बहुत ही अच्छी परिभाषा रही है। अगर मैं बहुत छोटा करके बोलूं तो माँ बाप को देने की आवश्यकता है। उनके अंदर व्यवहार भरने से पहले व्यवहार भरे, यही सबसे पहली सीख होगी हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आ रहा था आपने जी, शिक्षा प्रणाली इस देश में आई 1850 में। 1836 में अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह दिया था कि मैं एक ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करने जा रहा हूं जो भारतीयों को हीन बना देगा। वो अपने विचार में ही हीन होंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे। और वही लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली जो लाया और 1850 में जब लागू हुआ, तब से हम पश्चिम की तरफ ही देख रहे हैं। हम देख कर रहे हैं और सारी चीजों को अपना चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। वो दूसरी बात है कि ना माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद पश्चिम अब इधर देख रहा है, पूरब की तरफ। ये एक बहुत जोरदार ताली बजने वाली बात थी। इसमें काशी का गौरव, हिंदुस्तान का गौरव झलक रहा था और राष्ट्र पटल पे हम संस्कार भारती के बैनर तले आज इसलिए बैठे कि हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है। एक जोरदार तालियां और अखिलेंद्र भैया का ये अपरोक्ष रूप से सही लेके एक प्रशंसा पत्र था हमारे। प्रियंका, एक प्रश्न उसी कविता पर था भैया। मैंने पढ़ी वो कविता और वो है कि हम पूरब की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर, और पश्चिम हमारी ओर देख रहा है। अगर पश्चिम संस्कृति के अंधानुकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा किसी ने किसी कम्युनिटी कहें या जो भी कहें, सबसे ज्यादा किसी ने अंधानुकरण किया तो वो है भारत का फिल्म उद्योग, जहां से हमारे अखिलेंद्र भैया और उसी फिल्म इंडस्ट्री में रह के हमारे बीच से हमारे गोपालगंज छपरा का गया हुआ कोई युवक उसी मुंबई में बैठ के लिख रहा है कि नहीं, पश्चिम हमारी ओर देख रहा है हमारे अध्यात्म को, तो हमें भी अपनी ही ओर देखना चाहिए। ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि आपने कहा था कि हम वेब सीरीज नहीं करेंगे, बड़ी वांगरी की है। मुंबई में बैठ के हमारे बीच का एक आदमी, मैं आपको एकदम अपने जवाहर के पूछा था के ना रहती तो अपना सासो ना रही कहने में कि हम ना करें, तो के ना मैनेज हो पावेला कि पानी में रह के मगर से पैर वाला जैसे बात होता। बस हमार प्रश्न बा कि अखिलेंद्र भैया मैनेज के ना कर ले। जिकरा सर पे माँ भगवती या भोलेनाथ के आशीर्वाद होके वो केकरा से का डराई। हमारी ऋषियों ने गोष्ठियां करके भारतीय संस्कृति को नहीं संवारा है। क्या बात है। जवाब भारतीय संस्कृति का आधार है अध्यात्म, और पूरा जितना इस दुनिया का नाश हो रहा है, अध्यात्म को फिर से लाना पड़ेगा, जन जन को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही आध्यात्मिक है। हर एक के भीतर सुप्त अवस्था में अध्यात्म पड़ा हुआ है और सब आध्यात्मिक है, बोलना नहीं चाहता। वही हालत हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। बच्चा का मुंडन करवाना हो, पंचांग दिखवाएंगे, पंडित के साथ ही करेंगे। ब्याह शादी करना हो, पंचांग दिखा के ही तारीख निकलेगा। फिल्म का मुहूर्त करना हो, पंचांग दिखा के ही। गणेश जी का पूजन होकर ही रोज शूटिंग शुरू होता है। ये क्या है? लेकिन वो है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात आपने की, जिस फिल्म इंडस्ट्री से मैं हूं, बड़ा गड़बड़ लगा था हिंदी बोलना में। पूरी बोली अमन के तो खुद सहज हो जाती है। अच्छा, बोली ले हिंदी जौन द्वार रंगमंच विश्व के खोलक हमरा। हेलो, बाकी रहेला मन में, मन के बाद बिना भोजपुरी में बोल बोले।
इसे भोजपुरी बोले जा अभी हैं? मानी कुचायकोट बिल्कुल भैया बिल्कुल। बोले। ये किताब में भी तो वो भोजपुरी की कविता बा, जबकि हिंदी ये हिंदी अच्छा ठीक बा कविता सानी खान की पुस्तक है, अभी लेकिन ना अभी इसमें कुचायकोट बनी सर भोजपुरी की 2 कविताएं हैं और ये पहली बार हुआ है। केकर ये अभी तक हिंदी के किसी साहित्यकार ने ना अपने साहित्य महाराज में उनका बात तो ओकरा बाद अपनी कहानी में मातृभाषा उसका में वीडियो कोई हटा भी दे, लेकिन अच्छा फिर नहीं मुखिया जी कहा। के चलते हम चुप हो गए नहीं। ठीक बा नहीं, ये पहली बार हुआ है, ये मुझे भी पता नहीं था। चलिए, मेरी आवत- चर्चाओं आवतन में तो बात मुझे करते बड़े-बड़े हैं, ठीक बा, विद्वानों ने शाम के। और यूनिवर्सिटीज के जो हिंदी के प्रोफेसर साहब उन लोगों ने बताया इस पुस्तक के परिचर्चाओं में। एनीवे, अभी क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आए ही नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी अच्छा नहीं माना गया, कभी भी नहीं माना गया। इसीलिए मुझ तक उसके बाद तो अब तो माँ बाप ही इंडियन आइडल के लिए बच्चों को तैयार करता है, सारे गमा के लिए गाना सिखाता है, नाच इंडिया नाच के लिए डांस सिखाता है। अभी माँ बाप ही भेजते हैं, माँ बाप भी कैमरे के सामने आना चाहता है कि मैं भी आ जाऊं बच्चे के बहाने। लेकिन एक जमाना था जबकि आप कह दीजिए कि आपको एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, नाटक करना है, सिनेमा करना है, तो इतना धुलाई होता था, इतना धुलाई होता था कि नानी याद आ जाती थी। भैया बीच में टोकक आप कितना संघर्ष कैली ना वो बात अभी बात पूरी बानी सब जल्दबाजी मत करो, पहले सर्वे से सवाल अच्छा ठीक है। अब वो हो गया है कि अब लोग तैयार कर रहा है। तो चूंकि सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता था, तो सिनेमा में पढ़े लिखे लोग आए ही नहीं, और जो आए वो टिके नहीं। मुंशी प्रेमचंद भी गए थे, 1933 में गए और 34 में एक फिल्म आई मिल मजदूर, और वापस लौट आए। मिल मजदूर एक ही फिल्म लिखी उन्होंने, बाद में उनकी लिखी हुई कहानियों पे बहुत फिल्में बनी, और उन्होंने लिखा कि सिनेमा का व्यापार शराब के व्यापारियों जैसा है, जो चाहते हैं वही करते हैं। यहां साहित्य का और सौंदर्य का कोई लेना देना नहीं है सिनेमा का। उन्होंने लिखा था, सिनेमा और साहित्य करके उनका बहुत प्रसिद्ध लेख है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो पढ़े लिखे लोग जो गए वो टिके नहीं, और पढ़े लिखे लोग वहां गए ही नहीं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस प्रशासन में गए, अलग अलग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़े लिखे लोग। उधर जो नदारत होता था अपने मोहल्ले का, वही जाता था वहां पे। सब कंफ्यूज हो गए कि ताली बजाई ना कि ना बजाई जा। अरे हम फिजिक्स और स्वामी भाई बात हो गई, हम तो फिजिक्स ऐसे चलो नाटक कर जाओ। पढ़े लिखा लोग नहीं गया, तो फिर उनकी औलादें भी पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ने की आदत है नहीं, तो फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे साहित्य गुल हो गया, साहित्य खत्म हो गया। सिनेमा में साहित्य नहीं दिखता, या तो भारतीय दक्षिण भारतीय सिनेमा का कॉपी है, या फिर पश्चिम की फिल्मों का कॉपी है। बिल्कुल कट पेस्ट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन गलती हमारी भी है, हम वैसी फिल्में देखते ही क्यों हैं? हम भी तो देख लेते हैं, मजे ले लेते हैं कि बड़ा अश्लीलता हो गई बाहो, कैसे पहनल भी एड्रेस ले किया, होंगे बा आ जाके टिकट कटा के पंकज टाकीज में देख ले लगो हैं। कहाँ लगल बाहो? देखला देखनी हमने छपरा रानी है पंकज में लगल बा, इहो जी गोपालगंज में श्याम चित्र में लगल बा। चल जाओ का, चलो ना। अब पता चला गैंग बना के जाके चुपचाप देख भी आएगा, और बहस चल रहा है कि बड़ा अश्लीलता वाला कपड़ा पहन ले दिए नहीं। अब देखे क्यों रहे हैं? जब तक देखना नहीं बंद कीजिएगा ऐसी फिल्में बंद, क्योंकि वो मालूम है क्या कहते हैं वाले और करने वाले
कि लोगों को यही पसंद आता है, क्योंकि आप देखते हैं फिल्म सुपरहिट हो जाती है, खूब पैसा कमा लेते हैं, तो उनको लगता है कि पसंद आ रहा है। आपको अपने नापसंद पसंद को बताना पड़ेगा, तब वैसी फिल्म बनेगी। इसलिए दर्शक का भी दोष है, सिर्फ फिल्म बनाने का दोष नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऑन स्क्रीन गाली नहीं देना है, अश्लीलता नहीं करनी है। जितना वेब सीरीज आ रहा है ना, हम आज तक वेब सीरीज नहीं कर पाए हैं। हमको नहीं देखा होगा आप लोगों ने वेब सीरीज में, लेकिन गाली दे दे के सब घटना कमा लिया, मालूम नहीं। और एक दिन किसी वक्त ये मत समझिए कि 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल हमारे ऊपर है, उसके बाद क्या बोल लिया, खुद गरिया लिया। अरे आज खुद गरियानी है ससुराल के, हैं? नहीं, उन गालियों से आपका पाला पड़ेगा एक दिन किसी जन्म में, याद रखिए। तब आपको लगेगा ये सब गालियां मैंने दी हैं, ये बकवास मैंने किया है। सोच समझ के बोलिए। आप जैसा करते हैं बच्चों को वैसे ही प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। पहले आप तो अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ही का रिफ्लेक्शन है उस पर, याद रखिएगा। ढंग से देखिए बच्चे को और ढंग से अपने आप को, तो पता चलेगा कि क्या है। इसलिए ये विज्ञान को समझिए, इन साहित्य को समझिए कि उच्चारण क्या है, और इसका पूरा स्वास्थ्य पे बहुत कमाल का असर है, कमाल का असर है स्वास्थ्य पे। जी, एक जोरदार तालियां। इतना ज्ञानवर्धक संप्रेषण चल रहा था कि हम मंत्रमुग्ध भी थे और हमारी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी नहीं हुई। पर चलते चलते बढ़िया। अगर मैं अखिलेंद्र भैया से आग्रह करूं तो यही कहूंगी कि आज आप इसमें से क्या सुनाएंगे हम सबको। और उससे पहले मैं कुछ सुनाना चाहूंगी, क्योंकि एक कवि हृदय बिना बोले मानता नहीं है। और मैंने बहुत सारे क्या, मुझे लग रहा है मैंने आपकी सारी फिल्में लगभग देखी हैं, लगाम से लेकर लाल सलाम तक, सरफरोश से लेकर अगर हम वीर जारा, वो बहुत सारी बातें करें। और उनका किरदार तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ जाती ही रही होंगी, मुझे ध्यान नहीं है। पर वो किरदार आपको हम सबके बीच सबसे ज्यादा जीवंत रखा हुआ है। और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आप चंद्रशेखर आजाद के किरदार में थे, वो किरदार मेरे जीवन का मेरी प्रेरणा है। तो मैं वहीं से कुछ आपको सुनाना चाहूंगी। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं आज आप में प्रति छाया देख रही हूँ। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे हम दर्शक? कि ये जो कविता की किताब है अखिलामृतम, ये संयोग की बात है कि मेरा नाम और इस किताब का जो नाम है एक जैसा है। मेरा नाम अखिलेंद्र है, इसका नाम है अखिलामृतम, ये अखिल ब्रह्मांड का अमृत है। और इसकी एक एक कविता बीज है, क्योंकि मेरी कविताएं विजयादशमी नहीं मनाती, मेरी कविताएं विजयादशमी मनाती है। बहुत बढ़िया। भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय जीवन, पर्यावरण, धर्म, कर्म, सब कुछ है इसमें, ऐसी कविताएं हैं। और चूंकि कोरोना काल का जो एक अभिशप्त, जो एक विनाशिका जिससे हम सब गुजरे, बहुत समय मिला, हम लोग घर में ही थे और सारा काम काज खुद ही करना पड़ता था। और जो समय मिलता था मुझे, वो रात को 11 बजे के बाद मिलता था। और मैं चूंकि थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ,
तो उस समय लिखना शुरू हो गया और उस समय ये कविताएं लिखी गई। तो सबसे पहले जो कविता मैंने लिखी, चेतावनी, कि प्रकृति मनुष्य को चेता रही है, प्रकृति मनुष्य को चेता रही है। कोरोना काल के समय हमने ये लिखा था, और आज भी आप जो युद्ध देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का, जो समुद्र से लेके आकाश तक जो विस्फोट हो रहा है, तो प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। ये मैं सुनाता हूं। ये ये कविता कोरोना काल की पहली कविता है जो मैंने लिखी थी। इसका शीर्षक है चेतावनी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार। विशेष है प्रकृति का हुंकार, करो और दुर्व्यवहार। विशेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव मानव से नहीं, प्रकृति और मानव से होगा। हमने तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। हमने तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा। जड़ हो या चेतन, तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तुमने काटे पेड़, जंगल, तुमने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? जल को किया दूषित, वायु हुआ प्रदूषित। मार रहे पशुओं को लगातार, काट रहे मवेशियों को बारंबार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी। तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव मानव का ही कर रहा संघार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। बुद्धि का किया अगर और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। जाना होगा बुद्धि के आगे, करना होगा चेतना का प्रयोग। यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछती हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? बताइए। धन्यवाद। चेतावनी के माध्यम से सजग होने का एक आह्वान थी ये कविता। एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और कहीं हम एक तो गीत लिख लें अखिलेश भैया कि ओकरी ममता के कबहू भरपाई ना हुई, केहू कुछ हो जाई लेकिन माई ना हुई। तो कुल बात हो जा। और अगर अपनी मातृभाषा पर मातृबोली भोजपुरी कि हम बात कर यहाँ भुला जाए, अगर आपसे बात कुछ पूछल भुला जाए तो हमार धृष्टता हो और आप शायद माफो ना करब। और आपका किरदार, आपका व्यक्तित्व सब हमारे खातिर बहुत, वैसे भी क्या कहीं अब शब्द नहीं मिलत। तो आज एक तो भोजपुरी कविता हो जाती है भैया।
के सुनल चाहत है, एक बार बताओ जाए, ताली बजा के बताइए। ये कविता नहीं है, एक प्रसंग है। ये आप बीती एक प्रसंग है जो मेरे साथ जो बात हुई उसी का वर्णन है। अब इसे कविता कह लीजिए या प्रसंग कह लें, जो भी कह लें, वो मैं सुनाता हूँ। ये तीन साल पहले, 4 साल पहले ये घटना घटी थी, मैं ये सुना। इसका शीर्षक है हमार माई भोजपुरी। अब की छपरा के जतरा बनल, अब की छपरा के जतरा बनल। हम हवाई जहाज पकड़ के पटना आएंगे, गाड़ी में बैठी छपरा खातिर रवाना हो गई। कुछ लोग सोची, बाकी मन में लागू कि आज केहू से भेंट हुई, केहू आपन से भेंट, क्यों हमारा बाट जो होता। गाड़ी चलत जाता, पटना से बाहर आके छपरा के ओर गाड़ी मुड़ गई। पानी पिया पानी तो सड़क जाता, पानी पिया पानी तो सड़क जाता। अब हम सोचे लगनी कि हमार चिंता के करता, के हमरा के याद करता, कि केकरा से हमरा भेंट होए वाला बा, कि हमार बाट जो होता। हम तो अपना बारे में आवे के कोई के खबर नहीं की, कोई के बतौलो ही नहीं की। गाड़ी हाजीपुर से सोनपुर सब पार कर गई, गंगा जी पार हो गई, गंगा जी की डोल लगनी, गाड़ी आगे बढ़ल। भूख लाग रहे, भूख लाग रहे, कुछ खाए के मन कैलस। एगो रेलवे के ढाला पर हमार गाड़ी रुकल, वहां भूजा बिकात रहे। हम गाड़ी से नीचे उतर गई नहीं, अब भूजा वाला लगे गई नहीं। ए जी भूजा कैसे दे रहा है? भूजा वाला लगे 3-4 जना और खड़ा रहे लो भूजा खरीदे खातिर। भूजा वाला हमारा बात पर ध्यान ना देलस, तो जवाबो ना देलस। हम देखता नहीं कि वो बूढ़ पुरानी मेहरारू खड़ा दिया। हम देखता नहीं कि एगो बूढ़ पुरानिया मेहरारू खड़ा दिया। हम भूजा वाला से कहनी कि का हो, भूजा ना खिएगा? भूजा वाला कहना कितना के दी? हम कहनी 20 रुपया के बना दो। एक बाद भूजा वाला भूजा बनावे लगल और हम फिर से बूढ़ पुरानिया के ओर देखनी तो ए बेर वो हंसत रहली, तो ए बेर वो हंसत रहली। हम प्रणाम कैली, गोला लगली, कहली खुश रह। कहवा चल गई? हम गोल लगनी, गोल लगतनी, कहली खुश रह। कहवा चल गई? कहवा रहल? कहवा सुतवा? का खैल? खूबे कमैला, खूबे धमैला, कतना नाम हो गई तहार, बाकी हमरा के बिसारते हैं। हम खाली पुरनिया के बात सुनत रहनी, हम खाली पुरनिया के बात सुनत रहनी।
उनका के हम देखत रहनी और उ हमरा के निहारत रहली। उनका के हम देखत रहनी और उ हमरा के निहारत रहली। हम पूछनी, हमरा के चिन्हनी ना। हम पूछनी कि हमरा के चिन्हनी ना, तो कहली हम तहार माई होमी भोजपुरी। तो कहली कि हम तहार माई होमी भोजपुरी। हमरे गोदी में खेलल, हम ही बोले के सिखौनी, पलनी पोसनी, बाकी तू हमार सेवा ना करेला। हमरा रोवाई आ गई, हमरा रोवाई आ गई, हम रोए लगनी। कहली मत रो, रोत कहे बारो, माइनू हमी तहार कहीं कोई थोड़े बानी, हर दम समय रही ले। हम और बिलक बिलक के रोए लगनी। कहली चुप हो जा, चुप हो जा, मत रो। जब मन करे नु माई के सेवा को लेवे के चाहिए बबुआ। जब मन करे तो माई के सेवा को लेवे के चाहिए बबुआ। हम ये नहीं कहत कि तू हमरा पे ध्यान नहीं करे, हम ये नहीं कहत कि तू हमरा पे ध्यान नहीं करे। बड़ा देर से लेकिन आप लोग आ देर नहीं रिसीव कर रहे थे लोग। उधर कहाँ जा रहे भाई? माई की सेवा करे के चाहिए, अपन जड़ के चलिए सब बढ़िया कृपा है। आप लोग महाराज जी कर दिए 10 बजे आएगा, 10 बजे हमारे जो ना कराए वो भैया तभी भूजा वाला कौन नहीं बोली रात भूजा बोल गई भूजा बोलेगी उनका के पैसा दे। और जैसी मोर पानी माई माने की हम इन्हें में देखने लगनी है कोई दिखाई ना दे। भूजा वाला से कुछ नहीं ना ठीक है हम प्रोसेस कैमरा को हाँ ये साउंडिंग के लिए भेंट कर ये जो माई वाली है वो कहाँ गई? ये भाई ये जो माई काफी लेट कर दिया आप लोग ने। भूजा वाला कॉल अच्छा ठीक है यहाँ पे कौन आ रहा है? भूजा वाला कॉल कौन आई? चलिए बैठो यहाँ पे कौन आ रहा है? हम तो क्यों के ना देख रही हैं? अरे क्या कहता है? यहाँ वाली है, हम उनका से और कर लिया, हमारा से कुछ और कर लिया। अरे महाराज रे वो यही खाना पानी, कोई सेनापति और कर लिया होगा। हम सन रह गए, हम सन रह गए, चारों ओर देखने कहीं ना। कैसे हैं? ठीक बस कोई ना दिखाई दे। तो यही मंगवा दे। आप गाड़ी में बैठी, कॉल मुंह को पानी मारेगा। आप ये गाड़ी में बैठ गई, रेलवे ढाला खुला, गाड़ी आगे बढ़ा, हम छपरा राजेंद्र कॉलेज गई, हमारा संबोधन भोजपुरी में भरे, सारा कृपा है आप लोगों का दया दृष्टि चल रहा है। बातचीत सब भोजपुरी में हो गया इंटरव्यू हुआ। जयप्रकाश विश्वविद्यालय दस कैमरा डाले उसके बाद ये थोड़ा सा रुक के और निकला जाएगा फिर। मन गदगद भर रहे, भीतर से बहुत खुश रहे। ऐसा लागो जैसे कि हर जगह भोजपुरी माई खड़ा रहे, बहुत खुश रही, आशीर्वाद दे रहा भाई हमारे माई भोजपुरी। बहुत अच्छा धन्यवाद। ये प्रश्न हो गया सर, प्रश्न होगा कविता के कोश से उत्पन्न होता है। सब तेजी से 30-32 किलोमीटर दरिया हाथ उठाओगे और वो उस बात को करवा 30-32 किलोमीटर ये दिशा से होगा 30-32 किलोमीटर पूर्व की तरफ हम निकल लेंगे और हम इस पर पार्टी हो जाएगी। ये तीन को नाम
मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, अखिलेंद्र मिश्र कहीं ना कहीं सारण, लेकिन हमने का मन में अक्सर चूंकि मंच जो बातों साहित्य के, सिनेमा के, संगीत के संगम बा, अगर उधर देखिए पालानी में बैठल बा, तो भोजपुरी खतरा जो भोजपुरी माई के व्यथा बा, हमने के तीनों स्टार से अपेक्षा रहेला कि आपन प्रयास भी करो भोजपुरी सिनेमा के निर्माण के क्षेत्र में रही का। अभी हम एगो मैथिली फिल्म कोई नहीं है, हम मैथिली बोले के ना जानी ले, क्योंकि हमारे बिहार के भाषा हो मैथिली, सीता मैया के भाषा हो, विद्यापति की भाषा हो, तो ऊपर फिल्म बनल है बिहार में ही शूटिंग भैला, बिहार के वो गांव में जहानाबाद के लगे, इंडियन पैनारोमा में ऑफिशियल सिलेक्शन भैला ओकरा, तो वो फिल्म के कोई नहीं है बोला वो तरह की स्क्रिप्ट होगा। वो अगर भोजपुरी में वो तरह की स्क्रिप्ट आई तो हम बिल्कुल करें, हम बोला बने के लिए मैंने बोला था। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार अखिलेंद्र जी, और मैं कुछ देर चाहूंगी कि आप मंच पे रहें, तो महत्वपूर्ण सम्मान दे रहे हैं आपके कर कमलों द्वारा। विवेक जी, जैसा कि मैंने सनानीरा टीम के सदस्यों को भी बोला है, आप लोगों को एक जोर कोटा आप सारे लोग पहुंच जाए। भैया हमने और मैं आपके साथ साथ दीर्घा को बताना चाहूंगा, हम लोगों ने 4 साल पहले भैया ये परंपरा शुरू की थी यहाँ गांव में लिटरेचर फेस्टिवल की। सीमित संसाधन है, सारी चीजें आप समझ ही रहे हैं। इस साल हमने अपने मंच से प्रारंभ किया है और 25-25 हजार की राशि है, और एक हमने शुरू किया हमारे जिले के 2 पीढ़ी सीनियर के कवि हुए योगेंद्र के पास योगी जी, और टाइम मिला नहीं। इस दौर में 60 के दशक में उनकी राजकमल से एक कविता की किताब आई थी, और उस दौर में गोपालगंज के साहित्य का जो गोपालगंज का माहौल था उसके प्रतिनिधि थे वो, और हम लोगों ने कविता के क्षेत्र में जो सम्मान शुरू किया है वो योगेंद्र योगी जी के नाम से शुरू किया है, हम वो एक देने जा रहे हैं, और एक सदानीरा साहित्य सम्मान, और मैं चाहूंगा कि ये सम्मान दोनों भैया आपके हाथ से दिए जाए इस बार। तो मैं 3 सदानीरा